So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम डेयर और नीड के यूज को सीखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा मॉडल्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले बाकी सारे मॉडल्स हमने कर लिए हैं। नीड और डेयर का यूज बाकी था, जिसको कि आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इनके हिंदी अर्थ की बात कर लेते हैं। तो डेयर का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो यानी बैड सेंस में साहस निकल के आता है, जिसको आप दुस्साहस बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जो नीड का मीनिंग होता है वो होता है जरूरत या आवश्यकता। ठीक है, अब नीड और डेयर ऐसे मॉडल्स हैं जिनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो मॉडल्स हैं उनका यूज हम केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही करते हैं, ना कि मेन वर्ब की तरह। इसी तरह यूज टू का यूज भी हम एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। इसीलिए डेयर, नीड और यूज टू को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, यू नीड मी। ठीक है, तो यहाँ का नीड क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज हम एज अ मेन वर्ब करते हैं, ना कि मॉडल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ का नीड क्या है? मेन वर्ब। अब जब भी कभी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज मॉडल की तरह किया जाएगा तो उसके बाद वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म आएगा, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई नीड हेल्प हिम। यहाँ पे नीड का यूज हमने एज अ मॉडल्स किया है, लेकिन यहाँ पे नीड का यूज, ये सेंटेंस कैसा है हमारा? गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि नीड का यूज और डेयर का यूज दोनों का ही हम जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो मेन वर्ब की तरह करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स की तरह। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स की तरह इसको यूज करना है तो फिर हमें इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? इन्फिनेटिव। तो आई नीड टू हेल्प हिम। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब भी याद रखना अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम वैसे मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। अगर मॉडल की तरह यूज करेंगे तो फिर उसके बाद वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म आएगा। ओके, चलिए, जब कभी नीड और डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह हो तो निगेटिव सेंटेंस में इनके बाद टू का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ही नीड नॉट कम हियर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद टू का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? निगेटिव, और इनका यूज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ठीक है, जैसे आई डेयर नॉट गो देयर। ठीक है, यहाँ पर भी इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है और इसीलिए निगेटिव सेंटेंस में इसके बाद टू का यूज नहीं किया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि विभिन्न सेंटेंसेज में किस तरीके से मॉडल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब हमारा टेंस कैसा हो? इंडेफिनिट। तो जब हमारा टेंस इंडेफिनिट होगा तो सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में हो। कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में हो तो क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगा, फिर बी आएगी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और तब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस हमारा कैसा है? परफेक्ट है, तो फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? मॉडल, फिर हैव आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर सिंस या फॉर आएंगे, फिर टाइम आएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म होती है। ठीक है, कभी कभी जब हम मॉडल के परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं
तो वहां पे एक छिपा हुआ मीनिंग भी होता है जो कि बिल्कुल सेंटेंस के मीनिंग से डिफरेंट होता है। ठीक है, उसको देख लो। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, यानी मैं अच्छे मार्क्स ला सका। ठीक है, अब अगर इसको परफेक्ट फॉर्म में यूज करें, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? मैं अच्छे मार्क्स ला सकता था। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, यानी मेरे अंदर एबिलिटी थी। ठीक है, और यहाँ का अर्थ क्या है? आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, यानी मैं अच्छे मार्क्स ला सकता था लेकिन मैं ला ना सका, यानी मेरे अंदर एबिलिटी तो थी लेकिन मैं उसे ला ना सका। ठीक है, तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। तो इस तरीके से आज हमने नीड और डेयर के यूज को भी सीखा। ठीक है, अब हमारे मॉडल्स फिनिश हो चुके हैं। आई होप अब हमारी जो ट्रांसलेशन की अगली क्लास होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से आगे करते जाएंगे। तो आई होप क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक ट्रांसलेशन की नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।